अश्मित, तुम्हारे पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तुमने वो एसएचएम का फेजर डायग्राम वाला देखा था वीडियो? हाँ सर, देखा था। फेजर डायग्राम समझ गए थे? हाँ सर, पूरा समझ गया। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो अभी आज मैं आपको यहाँ पे जस्ट सेम एनालिसिस पे जस्ट आपको करंट फेजर एक को बताता हूँ। करंट फेजर, अब देखो, अगर अगर आप करंट की इक्वेशन अगर देखोगे ना, कि जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में करंट या वोल्टेज किसके लिए भी कर सकते हैं, वोल्टेज फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं करंट फेजर की तरह। तो करंट के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो मैक्सिमम केस में आपको दिखेगा जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ ऐसा आएगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस कुछ एक फाई इक्वेशन के फॉर्म में दिखेगा आपको। दिस इज द जनरल इक्वेशन जो आपको दिखने वाला है करंट की वैल्यू एज अ फंक्शन फेजर के फॉर्म में जो दिखेगा आपको। तो इसमें एक चीज कॉमन सेंस की तरह आप जैसे सोच सकते हो कि जैसे ये बिल्कुल एसएचएम का इक्वेशन की तरह ही है नहीं है? जैसे उसमें लिखते थे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 वाज द इनिशियल फेज एंड देन ओमेगा t प्लस 5 वाज द इंस्टेंटेनियस फेज। तो यहाँ पे सेम तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ड्रॉ करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हो, तो वैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ सोचो। ये जो रियल एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं इसको हम रेफरेंस फॉर फेज एंगल मेजरमेंट मानते हैं, रेफरेंस फॉर फेज एंगल मेजरमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम पॉजिटिव एंगल्स की तरफ ट्रीट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कन्वेंशन ही एंगल मेजर करने का, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रीट किया जाएगा। तो इस केस में करंट को फेजर की तरह अगर रिप्रेजेंट करें तो उसका एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन की तरह सोचो। तो यहाँ पे एक कोई भी एक रोटेटिंग वेक्टर चूज किया हमने, दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर, दिस इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा एंड दिस हैज एन एंगुलर पोजीशन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। और ये रोटेटिंग वेक्टर जो हमने ड्रॉ कर रखा है इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली आई नॉट है। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन अगर लेते हो, इफ यू आर टेकिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अगर लोगे आप, तो देखो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, दिस इज व्हाट यू गेट। ये वाली जो वैल्यू मिलेगी आपको, दिस विल बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये बेसिकली करंट फेजर का एक कंपोनेंट ही है नहीं है? ये बेसिकली जो रोटेटिंग वेक्टर जो हमने दिखा रखा ना, इसी को हम करंट फेजर कह रहे हैं। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है दिस इज द करंट फेजर। मतलब ये वाला देखो, इसको एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाना है किसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रखी है देखो, येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज योर करंट फेजर। और करंट फेजर का प्रोजेक्शन जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस करंट देता है। तो जितने भी एसएचएम के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली इसमें सारे यूज हो जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई बोले करंट की वैल्यू को 0 से लेके मैक्सिमम का आधा पे लेके जाना है, तो 0 से अगर मैक्सिमम का आधा जाना है तो इसमें t/12 भी लगेगा, और मैक्सिमम का आधा से अगर मैक्सिमम पे जाना है तो t/6 लगेगा। तो वो सारे रिजल्ट्स जो भी रिजल्ट्स हैं आपके सारे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि तो ये सब चीजें आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना सर? आपका आवाज शायद बहुत धीमा आ रहा है। मेरी आवाज धीमी आ रही है? नहीं सर, मेरे पास तो ठीक ही आ रहा है। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक सर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। है। अभी सेम तरीके से अगर वोल्टेज के लिए भी करना होगा तो सेम काम कर लेना। ठीक है, वोल्टेज के लिए भी कोई डिफरेंट नहीं करना, यही काम करना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे कि जैसे अगर मान लो कि आपको जैसे इंडिविजुअली अगर आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स पे, जैसे रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटर पे, इंडक्टर पे, तो उनसे करंट में क्या चेंजेस मिलते हैं वो मैं एक एक करके पहले आपके लिए डेराइव करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर उस डेरिवेशन में जो रिजल्ट्स मिलेगा हमें वो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए आपको वो बेसिक चीज ही हेल्प करेगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बट इसके पहले आपको एक चीज जस्ट बता दूं, डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे सर्किट में जो आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके रेस्पेक्ट में एक ऑल्टरनेटिंग करंट आपको सर्किट में मिलती है, जिसकी इक्वेशन इस पे डिपेंड करती है कि आपके सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है।
तो दो चीजें आपको जनरली फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है कि बेसिकली उन दोनों के बीच में मतलब वोल्टेज फेजर जो ड्रॉ करोगे आप और करंट फेजर जो ड्रॉ करोगे उन दोनों के बीच में रिलेटिव एंगल को आपको शो करना पड़ता है, रिलेटिव एंगल को बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जैसे कर रहे थे सेम तरीके से ही, ठीक है। तो मैं एक बार जस्ट इसको फेजर डायग्राम एक बार बता दे रहा हूं आपको। फेजर डायग्राम, it's a diagram representing phase relationship between applied source EMF and the current through it. If a voltage source of Vs equal to V naught sine omega t is applied and we obtain a current I is equal to I naught sine omega t plus phi, then the values of I naught and phi and upon the electrical elements, मतलब R, L और C की बात कर रहे हैं, involved in the circuit. अगर if phi is greater than 0, अगर phi पॉजिटिव आएगा तो इसमें कहते हैं कि करंट लीड करेगा, करंट लीड्स सोर्स ईएमएफ कहते हैं, सोर्स ईएमएफ। अगर phi नेगेटिव आई, phi लेस देन 0 हुई तो हम बोलेंगे करंट लैग्स सोर्स ईएमएफ, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो फेजर डायग्राम में तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वैसे ही एक रियल और इमेजिनरी एक्सिस की तरह इमेजिन करो। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स वोल्टेज फेजर है, ठीक है। ये हम V नॉट का दिखा रहे हैं, इसकी फेज एंगल आपको ओमेगा टी दिख रही है और इसके रिस्पेक्ट में करंट जो है हमें वो ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब एक्स्ट्रा फाइव पे दिख रहा है। तो ये हमारा करंट फेजर है और इस केस में ये आपका फाइव दिखा रखा है। ये जो मैंने दिखा रखा है देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है फाइव के लिए, इसका मतलब ये लीडिंग वाला केस है। तो इस तरह का सिचुएशन दिखाएंगे तो हम बोलेंगे करंट लीड कर रही है, दिस इज आई लीडिंग सोर्स ईएमएफ। अगर ये आप उल्टा ड्रॉ करते, क्लॉकवाइज ड्रॉ करते अगर आप, मतलब यहाँ पे सोर्स ईएमएफ है, ये वाली एंगल आपकी ओमेगा टी है और इधर पे आपके पास करंट है और ये एंगल आपका फाई है। तो इसमें आप बोलेंगे कि करंट लैग्स सोर्स ईएमएफ। आई होप आपको ये डेफिनेशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर ये ओमेगा ये दो आई और वी दोनों के लिए सेम क्यों होगा, मतलब इसका जस्टिफिकेशन क्या है सर? क्योंकि इस सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स, जिस भी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा सोर्स ईएमएफ चेंज कर रहा है, करंट का रिस्पांस रेट उससे डिफरेंट थोड़ी होगा। करंट का रिस्पांस रेट क्या उससे डिफरेंट हो सकता है? ये तो फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरह है ना। जैसे कोई भी सिस्टम में है ना, कोई भी सिस्टम में जब तुम एक्सटर्नल, आपको याद है फोर्स्ड ऑसिलेशन की थ्योरी, कोई भी सिस्टम में जब हम एक्सटर्नल सोर्स से फ्रीक्वेंसी से रोका, एग्जैक्टली वो सोर्स ही डिसाइड करेगा ना, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिसाइड दैट। अच्छा, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी वो सेम होता है, ठीक है। हाँ सेम चीज है। इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या सर वोल्टेज का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तब क्या जैसे फोर्स ऑसिलेशन में चेंज हो जाता था फ्रीक्वेंसी, वैसे ही फाइनली वैसे रहेगा? हाँ वैसे इसमें भी चेंज होगा।
अच्छा देखो एग्जैक्टली सेम रिलेशन तो है, तुमको ध्यान नहीं आ रहा है। जो फोर्स है वो यहाँ पे सोर्स ईएमएफ होता है, हाँ जो सर। मास है वहां पे वो यहाँ इंडक्टर होता है, जो वहाँ स्प्रिंग होता है यहाँ कैपेसिटर होता है, जो वहाँ डिसिपेशन एनर्जी का होता है जो जिसको विस्कस फोर्स बोलते थे, वो बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो लॉस ऑफ एनर्जी करवाता है। हाँ हाँ हाँ। पूरा का सब पूरा कुछ एफएचएम ही आ गया। हाँ बिल्कुल वही है। इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइनसोइडल ईएमएफ on various circuit components. Various circuit components. सबसे पहले रेजिस्टेंस में ऑन रजिस्टर, ये सबसे आसान है। ये गेस भी करेंगे तो भी आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया है। ये जो सिंबल है ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का है, साइनसोइडल का जनरली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज सोर्स ईएमएफ विच इज V नॉट साइन ओमेगा टी एंड ये रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालें। तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए सिंपली केवीएल यूज कर लो। अगर आप केवीएल यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, केवीएल लिखा आपने, या फिर आप डायरेक्टली सिंस पोटेंशियल डिफरेंस ही दोनों का सेम है वो भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना, V इक्वल टू आई आर, हाँ राइट। वी एस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो आप सिंपली वी एस बाई आर कर लो, तो ये जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ऑफ क्या रही है ओमेगा इंटू टी आ रही है। ये V नॉट बाई आर जो है ये क्या है, आई नॉट बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया, आई नॉट। राइट। तो दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि कि हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में भी जब हम पीक करंट निकालते हैं जिसको हम आई नॉट कह रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही निकालते थे जैसे डीसी में निकालते हैं। मतलब डीसी में हम क्या करते थे, वोल्टेज जो भी होता था वोल्टेज से रेजिस्टेंस को डिवाइड करते थे, करंट मिल जाता था। तो वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना था, वी नॉट, तो वी नॉट से डिवाइड किया रेजिस्टेंस को, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये नोटिस करो कि वोल्टेज का जो फेज एंगल है और करंट का जो फेज एंगल है वो दोनों सेम है। तो इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं हम कि करंट जो सोर्स वोल्टेज करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास करता है और जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मिलता है वो दोनों आपका क्या होता है, सेम फेज में होता है। मतलब वोल्टेज का जितना भी फेज आपको दिखना है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जितना भी दिखना है, करंट का भी फेज एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। समझ आ रही है आपको क्या कह रहे हैं? हाँ सर। So हाँ where सर। I naught is V naught divided by R and the current through resistor is in phase with the potential difference across its terminals. मतलब मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसका थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। मैंने ये नहीं बोला कि करंट थ्रू रेजिस्टर विल बी इन फेज विद द सोर्स ईएमएफ, मैंने बोला करंट थ्रू रेजिस्टर विल बी इन फेज विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो उस एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो फेज इक्वेशन होगा उसके इन फेज होगा। सही कह रहे हैं आप। मतलब ये चीज सोच के देखो, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चीज सेम है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है वही आपका सोर्स ईएमएफ भी है। बट ऐसा तो हर बार होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन अगर सीरीज का ले लिया आपने किसी भी रेजिस्टेंस के साथ अगर कुछ और डाल दिया तो उस केस में तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपका सोर्स ईएमएफ का नहीं होगा। तो इस केस में ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं ना कि करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम होना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स ईएमएफ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हाँ है? सर। हाँ सर। सबको समझ आ रही है ना ये? ठीक है, तो अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखेगा? ओवरलैपिंग फेजर होगा ना, हाँ। क्योंकि फेज डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर आपने इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया तो ओवरलैपिंग फेजर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, से दिस इज सोर्स ईएमएफ वी नॉट, ये एंगल आपका ओमेगा टी, तो करंट भी हमें इसी लाइन पे दिखानी है, ये हमारी आई नॉट हो जाएगी। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, ठीक है ना?
हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक है चलो, रेजिस्टेंस वाला बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं था, ये गेस भी कर सकते थे। अब दूसरे दूसरे चीजों पे आते हैं। अब कैपेसिटर पे आते हैं। यहाँ C है और यहाँ पे सेम तरीके से हम वोल्टेज को Vs को V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिख रहे हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव फिर से यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने का है। ठीक है, कैसे निकालें? चार्ज निकाल के फिर डिफरेंशिएट कर, हाँ हाँ सर। राइट। बट इसमें चार्ज क्या वोल्टेज के साथ इंस्टेंटेनियसली चेंज होता रहेगा? मतलब सेम वोल्टेज के साथ, मतलब जो Q इक्वल टू CV लिखोगे तो C इंटू VS लिख सकते हैं क्या? ये तो ये मीन करेगा कि जैसे जैसे वो वोल्टेज चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियसली, कैपेसिटर के अक्रॉस का भी वोल्टेज वही चेंज हो जा रहा है। क्या ये हो रहा है? मतलब यही मीन कर रहे हैं या कुछ और? हाँ सर। सर कैसे यही मीन कर रहे हैं जस्टिफाई करो? सर। यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो इंस्टेंटेनियस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे हम, वही रिफ्लेक्ट होगा कैपेसिटर पे। गुड, बेसिकली टाइम कांस्टेंट जीरो है ना? हाँ हाँ हाँ। टाइम कांस्टेंट सीधा सा इतना बात बोलते काम खत्म हो जाता है। टाइम कांस्टेंट जीरो, इसका मतलब चार्जिंग टाइम का जीरो होगा, है ना? मतलब इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा, है ना? सही कह रहा हूँ ना निंदो? मैं ठीक बोल छी तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू मान लिया, तो हम इंस्टेंटेनियसली ये लिख सकते हैं कि क्यू की वैल्यू जो होगी वो C इंटू VS हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं C इंटू V नॉट एंड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिख दिया। एंड देयरफॉर अब हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए dq by dt कर लेते हैं। तो dq by dt करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम C V नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसी को रीअरेंज करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं V नॉट डिवाइडेड बाई 1 by C and into sin of ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो एक बार कुछ गलत लग रहा है तो बता दो अभी, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ओके गुड। अब देखो मैंने इस तरह से रीअरेंज क्यों किया, आपको ये समझ आना चाहिए। देखो करंट निकालने के लिए वोल्टेज का एक फैक्टर तो मुझे वी नॉट दिख ही रहा है, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस कहता है कि वोल्टेज से कोई एक ऐसा चीज को डिवाइड करे अगर करंट मिल जाए, तो वो डिविडेंड वाला जो क्वांटिटी है जिसको हमने डिवाइड किया है वो पक्का है एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका रोल तो रेजिस्टेंस की तरह ही होगा, है ना? क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस दैट गिव्स यू करंट, राइट? हाँ सर। इसका मतलब ये वाला जो 1 by ओमेगा सी वाला टर्म मैंने लिख रखा है, दिस विल बी द रोल प्लेड बाय रेजिस्टेंस, रोल ऑफ रेजिस्टेंस प्लेड बाय द कैपेसिटर, राइट? रोल ऑफ रेजिस्टेंस प्लेड बाय द कैपेसिटर, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो इस टर्म को हमने क्या किया, एक नया नाम दे दिया, we gave this quantity a new term Reactance. over here, तो ये इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला, सिर्फ रिएक्टेंस नहीं बोलते इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सो दिस विल बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम XC से इंडिकेट करते हैं, तो XC की वैल्यू आ जाएगी 1 by ओमेगा C। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? इसका मतलब कि जितना ज्यादा XC होगा उतना कम करंट होगा, है ना? हाँ सर। राइट। अब लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखो, जैसे एक बार कोरिलेट करके देखते हैं ना, कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से कोरिलेट करके देखते हैं। जैसे मान लो ओमेगा की वैल्यू 0 है, ओमेगा 0 होने का मतलब क्या होगा? हम डीसी सोर्स ले रहे हैं, हाँ सर। हाँ है ना? क्योंकि ओमेगा 0 होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट? फ्रीक्वेंसी नहीं है किसी चीज का मतलब क्या हो गया? वो डीसी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक डीसी सोर्स ले रखा है, लेट अस से वी आर टॉकिंग ऑफ अ डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स के लिए क्या करंट प्रोवाइड कर सकते हैं आप कैपेसिटर के थ्रू? बताओ। जब कैपेसिटर होता है तो वो तो इंस्टेंटेनियसली चार्ज होकर तो बंद हो जाता है ना, उसके बाद क्या करंट फ्लो करता है? नहीं सर। नहीं तो करंट नहीं फ्लो करता है, इसका मतलब वो कैसा बिहेव करता है? रेजिस्टेंस में कैसा बिहेव कर रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह कैसा बिहेव कर रहा है ना? इनफाइनाइट। हाँ हाँ देखो तो मैथमेटिकली भी अप्रूव हो रहा है या नहीं, हाँ है ना? ओमेगा की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 1 by 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम एनालिटिकली समझ रहे हैं उसको मैथमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो कि ओमेगा की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं आप, बहुत बड़ी, मतलब वो मतलब वेरी वेरी क्विकली चेंजिंग वैल्यूज, तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस केस में कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा ना? एक शॉर्ट सर्किटेड वायर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को आप जल्दी जल्दी चार्ज एंड डिस्चार्ज कर रहे हैं, एंड सर्किट में आपने कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं डाला है, तो उसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कितना होगा? 0 होगा, नहीं होगा?
हाँ नहीं सर। है? तो उस केस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर सर्किट में कभी आपको एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, ऐसे सारे कुछ दिख रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बारे में एनालाइज करना है, तो अगर बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो उस केस में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा। ये आपको समझ आ रहा है? क्योंकि अगर ओमेगा अगर बहुत बड़ा है, सोच के देखो, ओमेगा अगर बहुत बड़ा होगा तो फिर उस केस में आपका 1/ओमेगा करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? काफी छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर। राइट। और सर्किट में सोच के देखो, मतलब अगर मान लो कि सर्किट में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, सभी कोई है, और एक सीरीज में ही सोचो सारे कनेक्टेड है, तो सब में तुम अगर सेम करंट ही भेज रहे हो तो सबसे कम वोल्टेज किसके क्रॉस मिलेगा आपको? कैपेसिटर के क्रॉस ही तो मिलेगा ना आपको, कैपेसिटर के क्रॉस। क्योंकि उसके क्रॉस का जो इंपीडेंस है वही तो बहुत कम है, और इंपीडेंस से करंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? काफी कम मिलेगी ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इस तरह का सर इंपीडेंस क्या है? अच्छा, इंपीडेंस मैंने गलत कर, नहीं। रिएक्टेंस बेसिकली, अभी रिएक्टेंस ही बोल देते हैं, अभी रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस ही अभी बोलो, थोड़ी देर बाद इंपीडेंस वाला टर्म थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये नोटिस करो कि वोल्टेज का फेजर में एंगल जो है वो ओमेगा टी इन्वॉल्व है, बट करंट में जो इन्वॉल्व है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब जो भी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस हमें मिलेगा सर्किट में, अगर मुझे करंट का फेज एंगल कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज के फेज एंगल में मुझे पाई बाई 2 ऐड कर लेना है ना, राइट? हाँ सर। तो इसको कहते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय पाई बाई 2 रेडियंस। तो इसको अब हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। सो देयरफॉर फाइनली अगर मुझे करंट ऐसी लिखनी है, सो इफ आई एम सपोज टू राइट करंट नेक्स्ट टाइम से, तो आपको इतना डिराइव नहीं करना, आपको ये रिजल्ट याद रखनी है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, जो वोल्टेज का वैल्यू जो दिख रहा है, इसको आई नॉट लिखते थे, इसको आई नॉट लिखा एंड देन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर लिया। पर यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे, वेयर आई नॉट आप कैसे निकाल रहे हैं। आई नॉट निकालने का तरीका क्या है, जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टेंस की तरह करते हैं। तो दिस विल बी दी पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज पीक करंट, ठीक है। एंड दूसरा चीज हमने क्या नोटिस किया, द करंट थ्रू द branch of capacitor leads the potential difference across its terminals by pi by 2 radians, ठीक है। तो अब अगर इसका फेजर अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा दिखना है यहाँ पे, अगर आपने फेजर लिया तो क्वाड्रेंट चेंज होता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, दूसरा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, आएगा ना। हाँ सर। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये वोल्टेज फेजर लिया है, दिस इज वी नॉट, इसकी एंगल यहाँ पे ओमेगा टी दिखा रखी है, एंड अब करंट लेंगे तो इससे पाई बाई 2 पे लेंगे, ये हमारा करंट फेजर है, एंड ये आपका एंगल आपका पाई बाई 2 होना चाहिए। समझ आइए सर? हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये आई नॉट का, ये आई का जो हम लोग फेज ले रहे हैं, ये पाई बाई 2 जो लीड कर रहा है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से एनालिटिकली प्रूव कर सकते हैं? एनालिटिकली बोलने का मतलब क्या है? एनालिटिकली इसका यही मतलब निकलेगा कि अगर आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है तो उसके इसमें करंट आपको मिनिमम मिलेगा, मतलब यही हुआ। सर लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होगा? मैथमेटिकली है, जैसे अच्छा ऐसे कर सकते हो तुम, ऐसे सोचो, जब वोल्टेज जो है वोल्टेज की वैल्यू जब जीरो होगी, मतलब वोल्टेज जब जीरो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, तो चार्ज भी ऑब्वियसली उसमें जीरो है ना। हाँ। बट जो रेट ऑफ चार्जिंग होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब इसको ऐसे सोच सकते हो, जैसे एक सोचो कि तुम अपने से कोरिलेट करो, जैसे तुम्हारा पेट है, सोचो तुम्हारा पेट है और वो खाली पेट है, ठीक है, खाली पेट है तो मतलब तुम भूखे हो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है। आ रहा है सर। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपका पेट खाली है और आप खाने के लिए बैठते हो, तो खाने के लिए बैठोगे तो इनिशियली रेट ऑफ इनटेक जो होगा आपका फूड का वो बहुत ज्यादा होगा ही नहीं होगा, मतलब जल्दी जल्दी खाओगे खाली पेट में, राइट। जैसे जैसे तुम्हारा पेट भरता जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा पेट भरता जाएगा, सोचो तुम गर्दन तक खा चुके हो, एकदम बिल्कुल खाना बहुत टेस्टी बना, आपका फेवरेट जो भी खाना है आप इमेजिन करो वो बन रहा है, तो आप एकदम गर्दन तक खा चुके हो, तो तुम्हारा रेट ऑफ इनटेक घट जाएगा नहीं घट जाएगा? खाना तब भी खा रहे हो,
खाना तब भी खा रहे हो, बट रेट ऑफ इनटेक घटेगा ही नहीं घटेगा। तो जैसे जैसे चार्जिंग होती जाती है ना, तो उसका जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो आपका डिक्रीज करता चला जाता है। समझ आया आपको? हाँ सर। सर बट ये 5/2 से लीड कर रहा है, मतलब लीड क्यों कर रहा है, लैग नहीं कर रहा है, वो चीज कोई एनालिटिकली बोल सकते हैं? नहीं, ये एनालिटिकली मैं नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े। एनालिटिकली नहीं बोल सकते आप, मैथमेटिकली बोल सकते हैं। एनालिटिकली जो आप जानना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको भी जस्ट एक बार मेंशन कर देते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें जब भी हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल ये नहीं है क्योंकि ओमेगा टी वाला टर्म क्या है, क्योंकि ओमेगा टी वाला टर्म हमेशा दोनों के लिए कॉमन रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा डायग्राम को, अगर ये पूरा डायग्राम को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी से घुमा दूं, तो डायग्राम थोड़ा सिंपल दिखेगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा सिचुएशन देखेंगे ना, इस डायग्राम को हमेशा हम लोग ना सिंपल टर्म्स में ही ड्रॉ करेंगे। मतलब ये एक को रियल प्लेन पे अगर मार्क किया आपने, रियल एक्सिस पे मार्क किया, तो दूसरे को इमेजिनरी एक्सिस पे मार्क करेंगे। बिल्कुल डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वोल्टेज फेजर हुआ और करंट फेजर इसके साथ π/2 पे हो गया। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमेशा हम ऐसे ही ड्रॉ किया करेंगे। ओके, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रोल क्या है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हैज द सेम रोल to be played in capacitive circuits, which is played by resistors in resistive circuits. Therefore, if XC की वैल्यू बड़ी मिलेगी, जिससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो आपका करंट होगा वो आपका लो मिलेगा आपको। ठीक है, I0 जिसको हम पीक वैल्यू कह रहे हैं। okay. एक चीज और नोटिस करो आप यहाँ पे, जैसे अगर XC की वैल्यू आपने देखा होगा तो वो 1/ωc था, मगर किसी ने ग्राफ प्लॉट किया ओमेगा अगेंस्ट XC का, तो ग्राफ आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा ना, है ना? हाँ दिखेगा सर। ना? ठीक है, तो ये XC प्रोपोर्शनल टू 1/ω होगा। तो इसे ध्यान रखना कि अगर आप DC लेते हैं, मतलब ओमेगा की वैल्यू लेस लेते हैं 0 की तरफ, तो आपका जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा आएगा, और अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हो तो रिएक्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल आएगी। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देता हूँ, इफ ओमेगा टेंड्स टू 0 मतलब DC सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। इससे इंप्लाई हम ये करेंगे कि XC की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आएगी, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड अगर ओमेगा की वैल्यू आपने इनफाइनाइट ले ली है, तो इसका मतलब XC का वैल्यू आपका 0 होगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया कैपेसिटर का भी। अब इंडक्टर पे आते हैं। This is L, this is source voltage, this is वही V0 sin of omega t, और यहाँ पे करंट जा रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालनी है आपको। फिर से वही काम करो आप, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को आप लिख लो L इंटू di/dt, और LDI की वैल्यू लिख लो आप, दिस इज VS/dt मतलब V0 sin of omega t इंटू dt। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L इंटू I इज इक्वल टू V0 इंटू माइनस ऑफ cos omega t एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा।
ये लिखेंगे आप, देखो तो हाँ सर। लिखेंगे। हाँ सर। एक टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा मैंने, नहीं हाँ सर। हाँ है ना, तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना चाहिए, राइट। अब ये बताओ मुझे, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? लॉजिकली सोचो, ये मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे हम, लॉजिकली कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा आपको। सर t equals to 0 सर है। v सर t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 करंट आएगा, तो हाँ इसलिए c 0 वही इक्वल टू 0 पे 0 करंट आएगा। तो इसे तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, वो तो नॉन जीरो आ रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ और अगर हाँ। c नॉन जीरो हुआ, अगर c नॉन जीरो हुआ तो क्या करंट का एवरेज वैल्यू नॉन जीरो होगा? है ना, हाँ हाँ सर। क्योंकि कोसाइन फंक्शन का तो जीरो हो जाएगा एवरेज, बट जो कांस्टेंट आप लिख रहे हो वो तो नॉन जीरो आएगा ना, राइट। हाँ हाँ ये क्या पॉसिबल है? आप सोर्स ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो ऐसा जिसका एवरेज वैल्यू जीरो है, और करंट ऐसा जनरेट कर रहे हो जिसका एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है। ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ये। नहीं हो एक सकता। अगर आपने एक ऐसा सोर्स अप्लाई किया जिसका एवरेज वैल्यू जीरो है, तो उससे एक ऐसा करंट ही जनरेट होगा जिसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा। आप कभी भी ऐसा जनरेट वाइस वर्सा नहीं कर सकते। मतलब अगर एवरेज वैल्यू वोल्टेज की जीरो है तो करंट की एवरेज वैल्यू जीरो होनी ही होनी है। फुल साइकिल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फुल साइकिल में। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मैथमेटिकली हम प्रूव नहीं कर सकते थे। यू कुड नॉट हैव प्रूव्ड इट मैथमेटिकली। तुम सोचो तुमको कैसे पता कि करंट का वैल्यू इंस्टेंटेनियस जीरो होगा t इक्वल टू 0 पे? तुमने क्यों बोला करंट का वैल्यू जीरो होगा? तुमने क्यों बोला t इक्वल टू 0 पे? कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? सर आप तो बोले थे कि वो फ्लक्स सडनली चेंज नहीं कर सकते, तो 0 है तो हाँ, तो 0 रहेगा। सडनली कहाँ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम? t इक्वल टू 0 पे तो वोल्टेज भी जीरो है, तो सडनली कहाँ चेंज कर रहे हैं? अगर डीसी सोर्स लगाते तब ना वोल्टेज बोलता तुम सडनली चेंज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ तो फिर तो करंट कैसे बोला तुमने जीरो है? तो करंट तो बोलना, जीरो बोलना ही तो वहां पे गलत हो गया तुम्हारा। इसलिए मैंने बोला मैथमेटिकली आपको करने की कोशिश नहीं करनी थी यहाँ पे, ये इसको एनालिटिकली करना था। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना, ये आपका जीरो होगा। ये कोई भी बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में आपको ये इसका रीजन दिखेगा। सब लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड ही कर देते हैं इस क्वेश्चन को बेसिकली। जैसे तुमने भी नेग्लेक्ट कर दिया इसको, मैंने जैसे ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, तो वैसे बुक्स भी क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं और छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और सबको सबको कोई अबनॉर्मलिटी भी नहीं लगता है, क्योंकि लगता है साइन का इंटीग्रेशन तो ठीक है, माइनस कॉस ही आएगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपको रीजन जस्टिफाई कर देता हूं मैं यहाँ पे। Since if C was non-zero, then average value of current would also be non-zero, which is a contradiction since एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स ईएमएफ इज जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो देयरफोर करंट एज अ फंक्शन। डाउट था सर। हाँ बेटा बोलो ना। सर यहाँ पर हमने जो c इक्वल टू 0 कहा, आपने जो लॉजिक दिया सर, अगर ऐसा होता है कि इंडक्टर में ऑलरेडी कुछ मोमेंटम स्टोर है, मतलब कुछ ऑलरेडी कुछ करंट का एनर्जी स्टोर है, मतलब हमने हमारा अप्लाई करने से पहले, फिर उस केस में तो ये हो ही सकता है कि वो इनिशियल मोमेंटम एवरेज में रह जाए। नहीं, ये गलत ले रहे हो तुम। अगर देखो तुम कुछ इनिशियल करंट एक दे के छोड़ सकते हो, बट वो करंट तुम कंजर्व नहीं रख सकते ना। करंट कोई कंजर्व होने वाला क्वांटिटी थोड़ी है, क्या वेलोसिटी कंजर्व रखने वाला क्वांटिटी है? और यहाँ पे तो वैसे भी एक्सटर्नल सोर्स मैं मोमेंटम से क्या बोल रहा था। नहीं, तो वो कैसे कंजर्व रहेगा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगाते हैं सिस्टम पे, तो क्या हम मोमेंटम कंजर्व रखते हैं सिस्टम का? नहीं सर। तो फिर और ये इसके पास करंट आया कहां से? पहले से कुछ भी नहीं है। जो भी होगा सर्किट में जनरेट लगाने के बाद ही होगा, सर्किट में लगाने के बाद ही हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा सर्किट में लगाने के बाद हो रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, सो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अभी हम कैलकुलेट करें तो ये आई देखो, V0 by ओमेगा L and into
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। कैसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। अब इससे आपको पता चल रहा है ये वाला टर्म जो है, ये जो ओमेगा एल वाला टर्म है ये वाला, ये आपको पता चल रहा है कि इस बार इसका भी डायमेंशन किससे मैच करेगा, रेजिस्टेंस से मैच करेगा, है ना। तो इसको इस बार इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको एक्सेल से इंडिकेट करेंगे, एक्सेल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ये अगर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आ रही है। जस्टिफाई कर सकते हैं इसको क्या, डायरेक्टली एनालिटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल आ रहा है। क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों के पास? सर ओमेगा अगर बहुत हाई हुआ तो हम इंडक्टर में मोमेंटम बहुत इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो रेजिस्ट करेगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। गुड, सही बात है। ठीक है, फिर उल्टा उल्टा करो अभी। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 ले ली तो क्या मीन कर रहे हैं, डीसी सोर्स। हाँ अगर हमने मतलब हम टेंस को क्वाड्रेटिकली चेंज करेंगे, हम बेसिकली क्वाड्रेटिकली चेंज कर रहे हैं उस केस में, क्या कर रहे हैं? तब तो इजीली वो चेंज हो जाएगा। ओहो, गलत बात। अगर हम ओमेगा को अगर टेंस टू DC 0 सोर्स कर रहे हैं तब तो हम तो करंट चेंज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं गधा कहीं का, तो तुमने डीसी सोर्स अप्लाई कर रखा है ना। अच्छा हाँ। और हाँ, डीसी हाँ, सोर्स हाँ। को तो वो ब्लॉक ही नहीं करेगा, मतलब उस केस में तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ना स्टेडी स्टेट में, है हाँ ना। सर, हाँ सर। तो बस वही तो इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए वो चीज का एकदम बिल्कुल मैथमेटिकली भी इससे जस्टिफाई हो रहा है। अब इससे फाइनली आपको क्या करना है, आपको करंट की वैल्यू अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम याद रखनी है तो आप ऐसे याद रखेंगे फिर से, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू है, तो आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ से आपको आई नॉट की वैल्यू कितनी मिल रही है, आई नॉट इज बेसिकली वी नॉट एंड डिवाइडेड बाई एक्सएल करना है आपको, एंड दिस इज पीक करंट। पीक करंट निकालने के लिए आप कर रहे हैं। एंड दूसरी है ऑल्सो, सर आपको आपने ये जो पता बोला कि मतलब अगर ओमेगा 0 की तरफ टेंड करता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो तो तभी होता है ना जब रेजिस्टर भी होता रेजिस्टेंस नहीं भी होगा तो भी तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर को रेजिस्टेंस से क्या लेने देना है, इंडक्टर को रेजिस्टेंस से कोई लेने देना है क्या, इंडक्टर को है। रेजिस्टेंस सर से कोई लेने मतलब देना? एलआर सर्किट से ही तो है ना आप, उसी में तो ये ओहो, तुमको तो इंडक्टर का जो बिहेवियर है क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये बताओ मुझे। नहीं, उस पे तो डिपेंडेंट नहीं। तो फिर तुम तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर की बात कर रहे हो, तो उससे रेजिस्टेंस को क्या लेने देना? तुम तो ये बात करने की कोशिश करो जैसे जैसे मैं बोलो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो बोलोगे सर इंडक्टर आ गया तो फिर कैसे चार्ज स्टोर करेगा? अरे कैपेसिटर का तो चार्ज स्टोर करने का काम ही है। एक सर्किट का जो बिहेवियर, एक कंपोनेंट का जो बिहेवियर है वो दूसरे पे थोड़ी ना डिपेंडेंट है। करंट पासिंग थ्रू inductor lags the potential difference across its terminals by pi by 2। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी इसका अगर फेजर ड्रॉ करेंगे आप, अच्छा वो कन्वीनियंस वाला डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं सीधे से, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे सोर्स वोल्टेज दिखा रखा है वी नॉट का, और यहाँ पे करंट फेजर दिखा रखा है, दिस इज आई नॉट, एंड ये देखो आपका लैगिंग है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें अगर, इंडक्टिव reactance, it has the same role to play in inductive circuits, which is played by resistors in resistive circuits। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक्सेल का वैल्यू बड़ा होगा इसका मतलब
करंट की वैल्यू आपकी कम हो गई। अब एक्सएल की वैल्यू आपकी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। इससे आपको ये भी दिखेगा इफ ओमेगा टेंड्स टू जीरो, अच्छा इक्वल टू जीरो कर लो, इक्वल टू जीरो, इससे आपको ये मिलेगा कि एक्सएल का वैल्यू भी जीरो है। इसका मतलब बिहेवियर ऑफ शॉर्ट सर्किट है। और अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी को टेंड करती है, इसका मतलब एक्सएल भी आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एंड ये बिहेवियर आपका ओपन सर्किट की तरह है। सर उल्टा नहीं होगा? क्या उल्टा क्या होगा? उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, मतलब वो ठीक तो है। मतलब अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी इंडक्टर में कांस्टेंट करंट पास करते हैं तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, हाँ, या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो अभी अभी मैंने आपको ये तीन चीजें बताई है, ये एकदम बिल्कुल फंडामेंटल्स है आगे के लिए सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। आगे जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे वो इसी के बेसिस पे होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, कि ये इतनी बेसिक चीजें क्यों बताई आपने, बट आपको समझ आएगा जब मैं कॉम्बिनेशंस करूंगा तो इसी को यूज करके ही सारी चीजें करते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशंस दिखाता हूँ कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग कॉम्बिनेशन ऑफ R, L एंड C। अब एक एक करके कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको RC कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। नाउ दिस इज सोर्स वोल्टेज, इसकी वैल्यू वैसे दी हुई है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस R, ये कैपेसिटेंस C, और मेरा ऑब्जेक्टिव फिर से वही है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, ठीक है। अब एक बार ट्राई करते हैं पुराने मेथड से, ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थे, देखते हैं उससे हम पहुंच पाते हैं नहीं। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, केवीएल लगा रहा था ना, हर बार लगा रहे थे नहीं। हाँ हाँ तो ट्राई करते हैं, जो 3 मैंने किया था उस पर तो केवीएल लगाया था, तो उसमें भी केवीएल लगा देते हैं। तो एक बार केवीएल लगा के देखते हैं, ठीक है। केवीएल लगा रहे हैं पहले, तो इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ IR माइनस ऑफ Q बाई C, मतलब यहाँ पे प्लस Q एंड माइनस Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ये, ठीक है। माइनस ऑफ Q बाई C इज इक्वल टू 0। आप चेक करो कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है। सर, ये दो वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर, मैंने पूछा कि कितने वेरिएबल्स है टोटल। 3 वेरिएबल है ना, देख तो रहा है 3 वेरिएबल है, टाइम, करंट और चार्ज। हाँ, अगर आप चार्ज में अब आई की वैल्यू को डीक्यू में dt लिखेंगे तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ dq बाई dt इंटू R एंड माइनस ऑफ Q बाई C इक्वल टू 0। यही आ रही है ना। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है हमसे? देखो तो क्या वेरिएबल हम सेपरेट कर नहीं पाएंगे सर, इसमें? नहीं सर। है ना, मतलब हमारा जितना मैथमेटिकल लिमिटेशन है, मतलब जितना हम मैथमेटिक्स जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है ना, राइट। हाँ हाँ सो इससे हमें दिख गया मैथमेटिकल लिमिटेशन, वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स इनसेपरेबल हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल्स इनसेपरेबल है, इसका मतलब इस मेथड से तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इवन तो ये मेथड गलत नहीं है कुछ भी, बट आप बेसिकली एक डेड एंड पे पहुंच गए, जहां पे इसके आगे आपको क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक उल्टा काम करते हैं, ठीक है। लेट अस डू अनदर थिंग। अब हम क्या करते हैं, हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे फेजर रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पता है और कैपेसिटर के अक्रॉस का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पता है, तो उन दोनों का इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस का जो सम होगा वही तो वोल्टेज अक्रॉस सोर्स हो जाएगा, हाँ वही नहीं सर। होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज को मैं वीआर मान रहा हूँ। वीआर पे की बेसिकली पीक वैल्यूज है, ठीक है, वीआर पीक वैल्यू है और वीसी भी जो है वो पीक वैल्यू है, ठीक है, दीज आर पीक वैल्यूज, ठीक है। तो पीक वैल्यू मतलब कि वो भी अगर सोच के देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अगर कुछ वोल्टेज होता, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज होता, तो वो भी तो साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम होता। कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज होता, तो वो भी साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम होता। होता ही नहीं होता? होता ना? हाँ और उन दोनों साइनसॉइडल का कॉम्बिनेशन सोर्स वोल्टेज होता। होता है ना? हाँ सर, हाँ सर। ये बिल्कुल देखो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम की तरह। आपको याद है दो एसएचएम जो सेम डायरेक्शन में कॉम्पोजिशन करते थे, एक का वैल्यू x इक्वल टू a1 sin ओमेगा t और x2 की वैल्यू को हम लिखते थे a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ। तो दो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते थे a1 a2 और उन दोनों के बीच में एंगल फाइ ट्रीट करते थे, याद है आपको? हाँ सर। तो सेम हाँ। चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहली चीज ये देखो, फेजर डायग्राम अब हम करते हैं। फेजर डायग्राम में एक चीज कॉमन है, देखो दोनों वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर होगा और जो कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर होगा, दोनों के लिए कॉमन लिंक है, कौन? करंट है, यानी है ना? हाँ 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 करंट दोनों का सेम है। तो लेट अस से कि करंट को ही हमने रेफरेंस पे मान लिया, ठीक है, करंट को हम रेफरेंस पे मान लेंगे। तो लेट अस से दिस करंट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। तो मुझे दो चीजें निकालनी है ना, एक है आई नॉट और दूसरा है फाइ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेजर एनालिसिस से मैं पहले करंट का फेजर लिखूंगा और उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज फेजर ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस लिखूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार कर रहा हूँ, देखो। सो फेजर एनालिसिस से कर रहे हैं, फेजर एनालिसिस। सिंस करंट इज अ कॉमन लिंक बिटवीन देम, तो मैं करंट फेजर को क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस लाइन पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा करंट फेजर है, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा है, आप बताओ मुझे, वोल्टेज फेजर जो रेजिस्टेंस का होगा वो सेम फेज में होगा इस करंट के साथ? होगा? हाँ हाँ। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने वी आर ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज वी आर, ठीक है। और कैपेसिटर के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा उससे करंट तो लीड करेगा, मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग करेगा ना, राइट? हाँ सर। हाँ करेगा। कितने से लैग करेगा, कितने से लैग करेगा? π/2 से। π/2। हाँ तो π/2 से देखो इसको लैग करवा रहे, ठीक है, ये देखो π/2 से लैग करवाया, ये π/2 से लैग कराया, दिस इज वीसी। अब देखो इन दोनों का जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आपको क्या देगा? सोर्स ईएमएफ देगा, नहीं देगा? क्योंकि वीआर और वीसी का सम इंस्टेंटेनियस वो क्या दे रहा था आपको? वो सोर्स वोल्टेज ही तो दे रहा था। और सोर्स वोल्टेज का हमने जो मैक्सिमम वैल्यू माना है वो कितना माना है? वी नॉट माना है। तो ये देखो, ये जो आपको डायगोनल मिल रहा है इसका ट्राइंगल से, ये डायगोनल, ये बेसिकली आपका क्या हो गया? ये आपका वी नॉट हो गया, सोर्स ईएमएफ। और वी नॉट के रिस्पेक्ट में देखो करंट लीड कर रहा है, तो क्या यही एंगल हमारा फाइ है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बस हो तो गया काम आपका, देखो कितना आसान हो गया। सो यू गेट एवरीथिंग, अब जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो आप पहले फेजर का रिलेशन से देखो, वोल्टेज का रिलेशन मिल जाएगा आपको। वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर, मिलेगा ना? मिलेगा? हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखो एक अच्छी चीज देखो इससे क्या है, तुम एक चीज नोटिस करो आगे। अरे इधर देखो, अगर ये डीसी सर्किट होता, अगर ये डीसी सर्किट होता, तो फिर उस केस में जो भी डीसी सोर्स का ईएमएफ होता, जो भी डीसी सोर्स का ईएमएफ होता, उसका वैल्यू प्लस रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज एंड प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज, वो अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज को सम करते तो हमें सोर्स वोल्टेज मिलता है, नहीं मिलता? राइट? हाँ मिलता है। राइट? अगर वोल्टमीटर लगा के भी अगर रीडिंग लेता, तो जो वीआर मिलता और जो वीसी मिलता, उनका सम करने से मुझे सोर्स ईएमएफ मिलता ना, अगर डीसी सोर्स होता तो। राइट? हाँ सर। हाँ सर। बट यहाँ पे अगर सपोजिटली आपने वोल्टमीटर लगा के रीडिंग लिया और उनको ऐड कर दिया, जैसे रेजिस्टेंस का कुछ एक वोल्टेज आया और कैपेसिटर का कुछ एक वोल्टेज आया, उसको ऐड कर दिया, तो क्या सोर्स का ईएमएफ का वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी। क्यों? क्योंकि जो वो रीडिंग लेता है वो कौन सा रीडिंग देता है आपको? आरएमएस वैल्यूज, राइट? हाँ सर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का एक आरएमएस वैल्यू है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस का एक आरएमएस वैल्यू है। क्या उन दोनों का सम कर देंगे तो क्या बेसिकली मुझे कॉम्बिनेशन का आरएमएस मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। कॉम्पोजिशन का आरएमएस निकालने के लिए आपको याद है, जैसे मैंने कराया था,
आपको याद है एक साइन ओमेगा टी और एक कॉस ओमेगा टी ऐसे किया था, याद है? और उसका आरएमएस निकालना था, तो पहले रिजल्टेंट निकाला है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर लास्ट क्लास किए थे। आपको याद नहीं है, एक मिनट, सबको याद नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला देखो, नहीं ये वाला तो नहीं, ये वाला देखो, हाँ ये रहा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसका आरएमएस निकालना था तो थोड़ी a बाय रूट टू प्लस b बाय रूट टू लिख देंगे, कैसा लिख पाएंगे हम? नहीं सर, नहीं सर। सिर्फ सिर्फ a साइन ओमेगा टी का बोलोगे आरएमएस कितना है तो बोलेंगे a बाय रूट टू, सिर्फ b कॉस ओमेगा टी का आरएमएस बोलोगे तो कितना है तो b बाय रूट टू, बट a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी का आरएमएस थोड़ी a बाय रूट टू प्लस b बाय रूट टू है, ये नहीं है ना? वो देखो कितना आ रहा है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय रूट टू आ रहा है। इसका मतलब आरएमएस को आप ऐसे नहीं ऐड करते, अलजेब्रा की तरह ऐड नहीं करते उनको, वो तो बेसिकली मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी है। आप सोच के देखो, रेजिस्टेंस का आपको आरएमएस वैल्यू पता है और कैपेसिटर का आरएमएस वैल्यू पता है, तो थोड़ी ना आरएमएस इन दोनों का सम कर दोगे तो सोर्स का आरएमएस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। क्या ये जो हमने स्क्वायर वाला जो निकाला है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम की तरह जो दिख रहा है हमें, क्या यही रिलेशन आरएमएस के लिए भी होल्ड करेगा? मैंने ये तो पीक के लिए लिखा है, बट क्या यही आरएमएस के लिए ये होल्ड करेगा? हाँ सर हाँ होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि रूट टू का स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, हाँ रूट टू के स्क्वायर से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो पीक वैल्यू बाय रूट टू हो गया ना, दोनों साइड हाँ। में। और पीक वैल्यू बाय रूट टू क्या होता है? आरएमएस ही तो होता है ना। हाँ आई गेटिंग इट? इसका मतलब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर peak values and RMS values, which are also the meter readings of voltmeter in circuit। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। this relation लिखा है also the meter readings, अच्छा मीटर का स्पेलिंग गलत लिखा है, meter readings, this relation isn't applicable for instantaneous values, for instantaneous values। ठीक है, since instantaneous readings cannot be measured using voltmeters here। ठीक है ना? अगर आपसे कोई बोले कि KVL हम लगा सकते हैं मीटर रीडिंग्स के लिए, तो सही है या गलत है? मीटर रीडिंग्स के लिए KVL लगा सकते हैं, क्या सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है, क्यों? क्योंकि मीटर रीडिंग्स आपको क्या देता है? आरएमएस वैल्यूज, जबकि KVL आप क्या लगाते हैं? इंस्टेंटेनियस के लिए, है ना? हाँ ठीक है, सो KVL इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ठीक है, KVL इज एप्लीकेबल only for instantaneous values, ठीक है? ओके, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम ये रिलेशन से फर्दर प्रोसीड करते हैं? ठीक है, जो हमने निकाल रखा है V नॉट का स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, इसी से प्रोसीड करते हैं फर्दर। नाउ V नॉट का स्क्वायर इज VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बोला कि VC और VR ये दोनों क्या थे? पीक वैल्यूज थे। तो पीक वैल्यूज निकालने का तरीका आपको याद है क्या था? I नॉट इंटू XC एंड प्लस I नॉट इंटू R। क्या ऐसा लिख रहे थे हम? हाँ सर। राइट, तो देखो आपको I नॉट की वैल्यू मिल गई। यहाँ से देखो I नॉट बिकम्स V नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ तो एक चीज फिर से क्लियर है ना कि जो डिनोमिनेटर है वो एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो रेजिस्टेंस की तरह ही है, राइट?
हाँ सर। बट ना तो वो रेजिस्टेंस है ना तो वो रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से इसको एक नया नाम देते हैं जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। सो इम्पिडेंस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जो कि इसलिए यूज करते हैं जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट टर्म जनरेट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इम्पिडेंस कहते हैं। इसका जनरल सिंबल बेसिकली आपका Z का है, तो इसको हम V नॉट डिवाइडेड बाई Z लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, और ये मेंशन कर लेते हैं कि Z क्या है यहाँ पे, ठीक है। सर ये जो इम्पीडेंस है उसको मतलब जनरली एक ऑपोजिशन फैक्टर की तरह मतलब सोच सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है, मतलब ये इम्पीडेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, आप एकदम सिंपल टर्म से यही समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू हो गई है। अगर आप चाहें तो उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि XC आपको ऑलरेडी पता है, सो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको Z भी कैलकुलेट हो गई, ये Z को हम कह रहे हैं दिस इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, ये RC सर्किट है, ओके। अब देखो I नॉट भी मिल चुका है आपको, मतलब Z मिल गया, तो Z मिलने से बेसिकली आपको I नॉट मिल चुका है। अब आपका फेज बस निकालना बचा हुआ है। इस ट्रायंगल से देखो क्या आपको फेज भी मिल जाएगा क्या, देखो तो। हाँ सर। tan phi is equal to VC by VR, राइट, है ना। हाँ तो इसको लिख लेते हैं। सो नाउ tan phi, इसकी वैल्यू को लिख रहे हैं, दिस इज VC डिवाइडेड बाय VR। VC की वैल्यू इज I नॉट इंटू XC एंड VR का वैल्यू इज I नॉट इंटू R। तो I नॉट तो कट गया, तो ये सिंपली क्या हो गया, XC बाय R हो गया। अब चाहो तो इसकी वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करके 1 बाई ओमेगा C इंटू R भी लिख सकते हैं। समझ आइए आपको। हाँ सर। तो करंट की वैल्यू द हाँ फंक्शन सर। ऑफ टाइम मिल गई या नहीं मिल गई आपको। आपको करंट द फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। देखो करंट द फंक्शन ऑफ टाइम आ गई है, दिस इज V नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर एंड इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस tan इनवर्स XC by R। गॉट इट। हाँ सर। अब आप ये बता सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ। तो V नॉट आई R, सिंपली सर हाँ V V नॉट नॉट R बाय इंटू रूट R, ओवर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और एंगल तो एकदम सेम ले हाँ लेंगे, ओमेगा t प्लस tan इनवर्स XC by R। सही है ना, सही हाँ है। सर। हाँ सर। ओके, अगर VC का वैल्यू लेना है तो सर अब रिएक्टेंस यूज करेंगे V नॉट XC बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर गुड। इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस, एक सेकंड अब दिखा पड़ता है। फिर सर आप एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो तो पीक वैल्यूज है 9.5 उनको ऐड पे, मतलब जो सोर्स है उसका पीक वैल्यू क्यों है? क्या 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 फिर से बोलो। -5 सर। जो हमारा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के लिए जो पीक वैल्यूज है वो उसका, उसको ऐड करने पे मतलब जो सोर्स है नहीं समझा मैं, फिर से बोलो क्या है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो पीक वैल्यू है उसको ऐड करने से सोर्स का पीक वैल्यू आ रहा है, कहाँ ऐड करके दिखाओ तो मुझे, हाँ ऐसा क्यों है? कहाँ आ रहा है ऐड करने से। अच्छा तुम पूछ रहे हो ये क्यों नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ। क्या दोनों का पीक एक साथ आएगा ये पक्का है। दोनों का फेज क्या वोल्टेज का सेम रहता है। अच्छा अच्छा, फेज डिफरेंस π/2 होगा, ये ऐसा रिलेशन है। ओके, π/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये समझ आ गया ना सबको। क्योंकि करंट हाँ लीड सर। करता है तो ऑब्वियसली वोल्टेज तो लैग करेगा ना, राइट। हाँ 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 सर। अनिंदो तुमको पीछे देखना क्यों पड़ा इसके लिए। सर मेरे को फेजर से रियलाइज करना रहता है। अच्छा तुमको ये याद नहीं रह रहा है क्या कि लीड करता है π/2 से, लैग करता है π/2 से, π/2 भी याद नहीं रह रहा है, या कंफ्यूज कर रहे हो किस में π/2 लीडिंग था किस में लैगिंग था। हाँ हाँ हाँ, इस बारे में कंफ्यूज कर कंफ्यूज रहे कर रहे थे। थे। अच्छा ठीक है, तो एक कीवर्ड याद रखो, ठीक है, एक कीवर्ड याद रखो।
आई से कीवर्ड याद रखो, आई इज फॉर करंट, दिस इज फॉर ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज सोर्स है ना, ठीक है, एंड सी इज कैपेसिटर, कैपेसिटिव सर्किट्स। इसमें करंट पहले लिखा है हमने या ईएमएफ पहले लिखा है? करंट। और जिसको पहले लिखते हैं वो लीड करता है या लैग करता है? अच्छा लीड करता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ तो जब भी कंफ्यूजन हो, ये और ठीक है, ये किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं हमेशा ये आई कीवर्ड याद रखता हूँ, ठीक है, कि आई से बेसिकली आई इज करंट, ई इज सोर्स ईएमएफ मतलब वोल्टेज है बेसिकली, एंड सी को हम कैपेसिटर की तरह सोच रहे हैं, तो बेसिकली कैपेसिटिव सर्किट्स में करंट वोल्टेज से लीड करता है। अब ऑब्वियस है कि इंडक्टर में क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है ना सर? हाँ सर जो फाइनल वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी है और वीसी एज अ फंक्शन ऑफ टी है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या वी नॉट मिल जाएगा? हाँ, इंस्टेंटेनियस ऐड करोगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे कुछ ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, जैसे z का वैल्यू और i नॉट का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं एक बार। ग्राफ्स पहले आप z वर्सेस ओमेगा कर लो। z की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दिस इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा c का स्क्वायर। सो एज ओमेगा टेंड्स टू 0, इससे z टेंडिंग टू क्या होगा, r होगा ना, राइट? उल्टा कर दिया क्या मैंने? इनफाइनाइट नहीं टेंड उल्टा, कर रहे हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। z टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड एज ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड z टेंड्स टू r, यही हुआ ना? हाँ तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखो कैसा दिखना है, यहाँ ओमेगा, यहाँ z, and this is r which is z का मिनिमम वैल्यू, एंड ये असिम्प्टोटिक होगा ग्राफ, y एक्सिस पे भी असिम्प्टोटिक एंड z इक्वल टू r वाला जो लाइन है उस पे भी असिम्प्टोटिक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अगर सर- करंट की वैल्यू अगर देखें, हाँ ओहो, सर अगर ओमेगा 0 का मतलब डीसी सोर्स हो गया तो तब Z इनफाइनाइट आने का मतलब है कि नॉर्मल हम लोग आरसी सर्किट में भी देखते हैं, तो तब तो उसमें मींस रेजिस्टेंस तो फिक्स आता है ना, उसका तो इम्पीडेंस जैसे बोल रहे हैं उसको, वो तो इनफाइनाइट आना नहीं है नॉर्मल आरसी सर्किट में, तो फिर इस केस में Z इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है? यार अगर तूने डीसी सोर्स यूज कर रखा है तो क्या करंट फ्लो करता है, बताओ मुझे स्टेडी स्टेट में? अच्छा स्टेडी स्टेट। यार क्यों पागल की तरह बार बार सवाल पूछ रहे हो, दौरा चढ़ रहा है क्या तुम लोगों को? बार बार बोल रहा हूँ कि यार स्टेडी स्टेट, एक ही का सवाल को कितनी बार पूछोगे? अरे इंस्टेंटेनियस तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब में होता है, कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो इंस्टेंटेनियस चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होती है क्या? डीसी सोर्स में भी कनेक्ट करोगे तो उसमें तो तुमको करंट वेरिएबल मिलता ही है, बट एक बार स्टेडी स्टेट आ गया फिर क्या होता है, फिर का बिहेवियर कैसा दिखता है उनका? हाँ सर ठीक है। अब जहां पे z इनफाइनाइट है वहां पे करंट कितना हो जाएगा? 0 का ना? हाँ होगा। और जहां पे z मिनिमम है वहां करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा दिखना है आपको, कैसा दिखेगा ग्राफ, है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हमारा पूरा का पूरा आरसी एनालिसिस पूरा हमने कवर अप किया। ठीक है, तो करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, फेजर का रिलेशन, सब कुछ आपको पता चला है। ठीक है, एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि करंट का जो फेज एंगल में डिफरेंस है वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में, वो π/2 इस बार नहीं है ना। π/2 तभी होगा जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ या तो कैपेसिटर होगा या तो इंडक्टर होगा। बट अगर कैपेसिटर इंडक्टर के साथ अगर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो गया ना, तो कभी भी
कभी भी आपका एग्जैक्ट पाई बाय 2 का लीडिंग लैगिंग कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से वो इन फेज रहने की कोशिश करता है और कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से पाई बाय 2 से लीडिंग या लैगिंग का कोशिश करता है। तो फाइनली वो रहता है कहाँ पे, कहीं पे बीच में, है ना? समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ और हाँ। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी होगी रिएक्टेंस वाले पार्ट से, तो ऑब्वियसली जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 के पास आएगा। बट अगर रिएक्टेंस वाला पार्ट अगर आपका रेजिस्टेंस वाले पार्ट से काफी बड़ा है, तो उस केस में आपका फेज जो होगा वो पाई बाय 2 के काफी क्लोज आएगा, होगा ना? हाँ ठीक है, जैसे आप ओमेगा की वैल्यू को ही करके देख लो। ओमेगा अगर आपने 0 ले लिया, अगर आपने ओमेगा 0 ले लिया, तो एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और एक्सी अगर इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 आएगा नहीं फेज में? हाँ दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ। और ये इंडिकेट ये कर रहा है कि बेसिकली आपका जो कैपेसिटर है वो एक डोमिनेंट फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे। और यही चीज अगर आपने एक्सी का वैल्यू को इनफाइनाइट ले लिया, एक्सी का वैल्यू इनफाइनाइट ले सॉरी ओमेगा का वैल्यू को अगर इनफाइनाइट ले लिया, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सी 0 हो गया, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 0 के आसपास आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? हमारा रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है। रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है वहां पे। चलो ये मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन करके दिखाया, आपको आरसी करके दिखाया। आप पूरा का पूरा एनालिसिस एक सिमिलर एनालिसिस आप आरएल और कॉम्बिनेशन के लिए करके देखो। आरएल कॉम्बिनेशन का करो, खुद से करो। मैंने जितना पार्ट किया सारा खुद से करेंगे आप, सारा। ठीक है, पहले केवीएल लगा के देखना कि केवीएल से आप मैथमेटिकली प्रोसीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद अगर नहीं प्रोसीड कर पाए तो अकॉर्डिंगली फिर फेजर एनालिसिस से फिर प्रोसीड करना, और उसके बाद फिर फाइनल कैलकुलेशन करो, एकदम ग्राफ तक सब कुछ ड्रॉ करो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा इतना सारा चीज लिखने में। 5 मिनट लो और सारा कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। सर हम्म। सर वो जो ग्रीन में आपने लिखा है ना कि दिस रिलेशन एंड एप्लीकेबल फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वाला, हम्म। सर वो जो आपने अंडरलाइन किया है, हम्म। सर ये और एक बार बोल देंगे? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ठीक से सुन नहीं अरे पाया यार था। ये वो मैं नहीं बोलूंगा यार, पर एक ही चीज 50 बार मैं नहीं बोलूंगा। अभी करो क्वेश्चन करो। अभी जो क्वेश्चन दिया उसको करो।
हो गया। हो गया, ठीक है। सारा ग्राफ वगैरह सारा ड्रॉ किया। ग्राफ चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो इधर। सर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो मैच करा लो, देखो जहीं पे अगर कुछ गलत किया होगा तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि केवीएल अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिख गया था आपको? हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो इसलिए वेरिएबल मैं इंसेपरेबल आ रहा है। वेरिएबल इनसेपरेबल आ रहा है, तो इसलिए मैं उस मेथड पे फिर से नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा फेजर डायग्राम से स्टार्ट करूंगा। फेजर डायग्राम में जो हम वोल्टेजेस मार्क करते हैं वो कौन से वैल्यूज होते हैं? कौन से वैल्यूज होते हैं? पीक वैल्यूज, राइट? हाँ ठीक है, सो ये भी अकॉर्डिंगली हमारा ये पीक वैल्यूज है। ठीक है, वी आर वी एल जो मार्क कर रहे हैं, दीज आर पीक वैल्यूज। एंड सोर्स वोल्टेज फिर से हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी ले रखा है। एंड यहाँ पे वी आर सपोज टू फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। सो फिर से हमने ऐसे ही मान लिया, लेट अस से कि करंट की वैल्यू ऐसे कुछ आ रही है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस क्यों कर रहे हैं इस बार? क्योंकि इंडक्टिव है ना। अगर कैपेसिटर नहीं है तो लीडिंग वाला फेज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडक्टर है तो लैगिंग ही आएगा, है ना? समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो मैंने वहां पहले फाइव लिख लिया, माइनस फाइव लिख लिया है। ठीक है, तो मेरे लिए अब जो फाइव मैं कैलकुलेट करूंगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, हाँ ठीक है। अब पहले फेजर मार्क करते हैं। सिंस करंट फिर से कॉमन है दोनों के लिए, तो करंट के फेजर को ही मैं रेफरेंस लाइन पे रख रहा हूँ। सो दिस इज करंट फेजर आई नॉट। एंड अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे वोल्टेज फेजर मार्क करनी है। ये रेजिस्टेंस का फेजर वी आर, एंड इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो यहाँ पे हमने ये वी एल को मार्क किया। ठीक है, दिस इज पाई बाई 2। और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो जाएगा। सो दिस बिकम्स वी नॉट। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो है ये आपका फाई है। अब रिलेशन फिर से वही, वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। सेम तरीके से दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर आर एम एस एज वेल एज पीक वैल्यूज। अब इसको अगर रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करते हो आप तो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर इसका स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल, सॉरी एक्स ही नहीं एक्सएल, इसका भी स्क्वायर करें। एंड यहाँ से आपको आई नॉट मिल जा रही है। आई नॉट इज कमिंग आउट टू बी वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। एंड जेड का वैल्यू आपको यहाँ से दिख रहा है, वे जेड इज रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एंड दैट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? करंट भी मिल गई, इम्पेडेंस भी मिल गया। अभी फेज डिफरेंस। सो tan phi की वैल्यू लिखें तो दैट इज VL divided by VR, and that becomes XL divided by R, and that becomes omega L divided by R हो जाएगा। ये आपको tan phi भी मिल गई। Once you have got tan phi, अब आप करंट निकाल सकते हैं। So current as function of time, that will be V naught divided by root under R square plus XL का square into sine of omega t and minus of tan inverse XL and divided by R हो जाएगा। This is current as a function of time. Once you have got current as a function of time, अब आपको voltage across resistance भी चाहिए तो भी लिख सकते हैं। This will be simply I naught into R माने V naught into R divided by root under R square plus XL का square, and then phase तो same रहेगा, so sin omega t minus of tan inverse of XL by R हो जाएगा। अगर आपको voltage across इंडक्टर चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
तो हो जाएगा वी नॉट इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स एक्स एल बाई आर एंड प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे। ये हो गई। अब लास्ट बच रहा है ग्राफिकल एनालिसिस। सो ग्राफ में पहले z वर्सेस ओमेगा कर लेते हैं। z की वैल्यू वाज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये आ रहा है ना, है ना? हाँ सर, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। सो एज ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, इससे z की वैल्यू आपकी r हो जाएगी एंड ओमेगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो z भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। मतलब z का मिनिमम वैल्यू फिर से कितना है, r ही है ना? हाँ सर। इसमें ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे ओमेगा रखा और यहाँ पे z रखा। ये z का मिनिमम वैल्यू है, दिस इज r। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ग्राफ होगा सर अपवर्ड ओपनिंग होगा। हाँ, या ऐसा होगा? अपवर्ड का ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग? अपवर्ड ओपनिंग होगा सर। क्यों? सर मैंने वो हाइपरबोला का इक्वेशन है, अपवर्ड ओपनिंग, वो मैं आइडेंटिफाई कर लिया वो। ठीक है, ये होगी z की वैल्यू। अभी i की वैल्यू लिख लें, आई नॉट वर्सेस ओमेगा। करंट की वैल्यू अगर z की वैल्यू अगर मिनिमम है तो करंट आपका मैक्सिमम होगा। आई नॉट अगेंस्ट ओमेगा लिख लें, यहाँ पे आई नॉट कब का मैक्सिमम वैल्यू है एंड दैट विल बी वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एंड ये आपका डिक्रीज करके 0 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा हाँ ना? सर। ठीक है, चलो अभी ये तो आरसी भी हो गया, आरएल भी हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, आरएलसी पे आते हैं। आर एल और सी तीनों ले रहे हैं, आरएलसी कॉम्बिनेशन। इसको ट्राई करो। अज्यूम करना आप कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है? ये अज्यूम करके करना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट इससे सबका ग्राफ एक जैसा दिखेगा। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल अज्यूम करके रखना। सर ये भी हमें ही करना है? हाँ तुम्हें ही करना है, क्यों मैं क्यों करूँ? बस पूछ रहा था। तो आपका वॉइस रहा है। मेरी वॉइस कट रही है बेटा? नहीं सर। चलो जल्दी खुद से करो, सभी खुद से करो, खुद से करो, फिर लास्ट में मेरे से मैच करा लेना। अभी मेरा स्क्रीन मत देखो, खुद का ही करो। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा बच जाएगा। मेरे स्क्रीन में मत देखना। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। नहीं ठीक है, इतना तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा तुमसे। बस आप ये मान के चलना कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है? सर सिर्फ एलसी नहीं होता क्या, मतलब सी सर्किट? होता है, होता है।
हो गया आप सबका या फिर वेट कर रहे हैं आप सभी? तो ग्राफ कर रहे हैं हो गया सर, ठीक ग्राफ है, नहीं करो 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 जल्दी करो। सर z वर्सेस ओमेगा ग्राफ का नेचर तो सर आ गया, लेकिन उसका मिनिमम थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके रुकिए। मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचोगे तो एक लाइन में मिल जाएगा, मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा मैथमेटिकली मत करो, ठीक है? अगर तुमको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूंगा। वो साड़ी तो z का मिनिमम वैल्यू आर होगा। हाँ अच्छा, हाँ 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 सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया। मिल गया। सर z का मिनिमम वैल्यू r कैसे होगा? आपने बोला था zc लेस देन मतलब zc ग्रेटर देन zl। क्या zc ग्रेटर देन zl? क्या xc बोल रहे हो? xc ग्रेटर देन xl बोला था ना आपने, तो z इक्वल टू r कैसे होगा मिनिमम वैल्यू? अरे वो तो जनरल फंक्शन, जनरल ओमेगा पे लिखा है ना आपने। मैंने बोला कि ऐसा फ्रीक्वेंसी चूज करना जहां पे आप xc ग्रेटर देन xl चूज कर रहे हैं। अब ओमेगा चेंज करोगे तो xc इक्वल टू भी xl हो सकता है, xc लेस देन हाँ xl भी हो सकता ओमेगा है। इक्वल टू, हाँ ठीक है सर ठीक है, ओमेगा अभी इक्वल अभी टू 1/√LC अच्छा में, हाँ पेशेंस रखो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। वैसे अब मैं करूं, मैं करूं। है होएगा। अभी देखो मेरे स्क्रीन पे नजर डालो सभी, कोई स्क्रीन पे नजर डालो, जिनका हुआ है नहीं हुआ सब कोई नजर डालो। यहाँ तक देखो कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सर वो जहाँ पे z लिखा है वो xc माइनस xl का होल स्क्वायर होगा ना? हाँ बेटा वही तो लिखा। ओहो अच्छा, ये स्क्वायर, हाँ इधर आएगा, सही कह रहे हो, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर है। हाँ सर आपने शायद एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी बोला था। नहीं, मैंने एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल बोला था, 4-5 बार बोला था। बट एनीवेज तुम अगर उल्टा किए हो तो तुमको चेंज करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेंजेस कहाँ होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है क्या? स्क्रीन में देखो एक बार, कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर नहीं है तो सभी को एक बार अफर्मेटिव बोल दो। नहीं है? नहीं है। नहीं है। ओके, सपोजिटली मैंने तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल करके कैलकुलेट किया है। अगर मान लेते हैं उल्टा होता, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता, तो क्या जेड की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता? ना नहीं स्क्वायर है। नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। गुड। क्या आई नॉट की वैल्यू पे फर्क पड़ता? ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी आपका मैग्नीट्यूड ही है। हाँ। क्या आपका tan इनवर्स xc बाय xc माइनस xl बाय r उस पे कोई फर्क पड़ता? देखो जो हमने फेज लिखा है i की वैल्यू में, लास्ट लाइन में देखो, sin ओमेगा t प्लस tan इनवर्स xc माइनस xl बाय r ले रखा है। इसका मतलब अगर xc ग्रेटर देन xl हुआ तो उस केस में ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, which will indicate that current is leading with respect to voltage EMF, राइट? हाँ बट अगर xc लेस देन xl हो गया तो ये खुद ही नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा? हाँ हाँ। सर, फिर लैग करेगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया, मतलब वो नेगेटिव को कॉमन आउट करके मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता tan इनवर्स xl माइनस xc बाय r? हाँ सर। लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स इज ऑटोमेटिकली टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? मैंने इक्वेशन सही लिख दिया है, उसके बाद उल्टा भी अगर हुआ, xc ग्रेटर देन xl नहीं हो के अगर xl ग्रेटर देन xc हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आइए? हाँ सर। ठीक है। तो अनिंदो तुमने अगर xl ग्रेटर देन xc मान के किया है तो तुम्हारा इक्वेशन में जो फाई होगा वो माइनस के साथ होगा, मतलब sin ओमेगा t हाँ माइनस सर, ऑफ सर। tan इनवर्स xl माइनस xc बाय r होगा। हाँ सर, एग्जैक्टली वही आया है। ठीक है, तो अब उसको काटने का जरूरत नहीं है, वो कोई गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर उल्टा हुआ तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज होएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, अभी आते हैं इसके ऊपर, ग्राफ पे आते हैं। z वर्सेस ओमेगा अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुमको z का वैल्यू, अगर ओमेगा का वैल्यू दो एक्सट्रीम वैल्यूज पे ही देखोगे, 0 और इनफिनिट, तो तुमको पता चलेगा z दोनों केस में इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसमें कुछ ऐसा दिखने वाला है।
ये z वर्सेस ओमेगा ले रहे हैं। देखो अगर आप ओमेगा चेंज करते हो तो r तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेकंड वाला फैक्टर ही चेंज होगा, राइट। आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का जो स्क्वायर है, ये एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का वैल्यू ही आप चेंज कर रहे हो, राइट। हाँ अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि z की वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखा हुआ है, a स्क्वायर इज अ फिक्स्ड वैल्यू बट b स्क्वायर इज अ वेरिएबल, तो z का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब b 0 हो जाएगा, हाँ हाँ राइट। तो अगर 1 बाय ओमेगा सी माइनस 1 माइनस ओमेगा एल अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियसली आपका z का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बस इतना कॉमन सेंस था, एक्सी एक्सएल को सेम कर देना था आपको, इसलिए मैं बोल रहा था मैथमेटिकली आपको करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम z मिनिमम मार्क कर रहे हैं, z मिनिमम का वैल्यू आपका r होना है, और इसकी ग्राफ का जो नेचर होगा कुछ ऐसा होगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। हाँ सर यही है। ये सिमेट्रिकल ड्रॉ किया है मैंने या अनसिमेट्रिकल ड्रॉ किया है? अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ड्रॉ किया है। ये गलती से ड्रॉ हुआ या डेलिबरेट है मेरा? डेलिबरेट अटेम्प्ट है, डेलिबरेट अटेम्प्ट है। कनकेविटी फ्लैटनेस ज्यादा किस में है, लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में? फ्लैटनेस राइट हाफ में। राइट हाफ। रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका? रीजन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस में वो इनफाइनाइट सर अगर ओमेगा छोटा हुआ तो चेंज में भी इफेक्ट बढ़ा। बहुत कॉमन सेंस में जो अनिंदो ने बोला वो एकदम बहुत सिंपल सा चीज बोला उसने, कि जैसे रीजन जो अगर देखोगे, एक है 0 से ओमेगा नॉट और दूसरा है ओमेगा नॉट से इनफाइनाइट। तो ओमेगा नॉट से इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा रीजन है, उसको जिसमें एक्सपैंड करना है, तो उस केस में ऑब्वियसली कनकेविटी इतना हाई नहीं होगा, उसमें फ्लैटनेस आएगा। बस इतना कॉमन सेंस ही सोच सकते थे आप। अब इसमें ये जो ओमेगा नॉट हमने लिख रखा है ना, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? मिनिमम z। आप लोगों ने एसी तो पढ़ा है ना क्लास में, तो इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है। सर मैंने नहीं किया। अच्छा आपने नहीं किया। करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। क्या? करंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ओके। और बाकी लोगों ने क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है? यही पढ़ा है कुछ और पढ़ा है? बताओ। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर सुनाई दे रहा है। तो सब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अश्मित, अब इंडिविजुअली नाम लेके पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ सर वही I is max when x is equal to xc। अच्छा ऋषि, ऋषि सर मैंने वो क्लास ही अटेंड नहीं कर पाया था। क्लास अटेंड नहीं किया था तुमने? प्रीतम? सर आई थिंक पावर से रिलेटेड कुछ था, याद नहीं आ रहा। श्रीजीत, आदित्य? सर मैंने नहीं किया था। सर वही मतलब करंट मैक्सिमम होगा, वही तो याद है। ओके ठीक है। आप जो डेफिनेशंस बोल रहे हो ना कि करंट मैक्सिमम या इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए होल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट। अगर आप जनरल डेफिनेशन बोलोगे तो ये डेफिनेशन नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, पैरेलल सर्किट जब करेंगे तो देखेंगे उल्टा डेफिनेशन आएगा। आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू आपका ये वी नॉट डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सिचुएशन है। एनीवेज, ये जो ओमेगा नॉट है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन होता है ना, हम ये कहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट पासिंग थ्रू द सोर्स ईएमएफ बिकम्स इन फेज विद द सोर्स ईएमएफ। फिर से रिपीट करता हूं, resonant frequency is that frequency of the applied alternating EMF at which the current passing through the source EMF is in phase with the source EMF। इसका मतलब ओवरऑल जो नेचर होना सर्किट का वो कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिव है ना, क्योंकि अगर करंट सोर्स के थ्रू जो पास कर रही है अगर वो इन फेज विद द सोर्स EMF है, इसका मतलब ओवरऑल नेचर कैसा है, रेजिस्टिव ही तो है ना।
हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ अब ये हाँ सोच के देखो, अगर मैं बोलूं कि करंट का फेज सोर्स के फेज से मैच करना चाहिए, मतलब tan इनवर्स वाला जो टर्म है वो 0 होना चाहिए, हाँ अच्छा अच्छा राइट? x equals to x और इससे क्या आया, x इक्वल टू एक्सएल आया। तो अगर x इक्वल टू एक्सएल हो गया तो अपने आप ही यहाँ से एक ऑटोमेटिक कंडीशन जो इम्प्लाई हो रहा है वो ये इम्प्लाई हो रहा है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में ये z मिनिमम होने का कंडीशन है या फिर करंट मैक्सिमम होने का कंडीशन है। कह सकते हैं ना? कह सकते नहीं कह हाँ सकते? हाँ बट वो जनरलाइज डेफिनेशन नहीं है, दैट इज नॉट द जनरलाइज डेफिनेशन। ये मैं आपको जब पैरेलल आरएलसी सर्किट दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, अगर टाइम हुआ तो फिर उसमें देखेगा कि कंडीशन उल्टा हो जाता है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी z की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है और करंट मिनिमम हो जाती है। तो वो जनरलाइज डेफिनेशन कभी भी नहीं लेना, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन तो कभी भी आप ये वाला डेफिनेशन नहीं बोलना, ठीक है? कि z का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। आप ये बोलना कि करंट पासिंग थ्रू द सोर्स ईएमएफ शुड बी इन फेज विद द सोर्स ईएमएफ। ठीक है? क्लियर है ये? हाँ क्लियर है? सर। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ, देखो एक बार मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे जो फेज डिफरेंस होगा जिसको हम फाई कह रहे हैं ये आपका 0 होगा। इसका मतलब क्या है? इस सर्किट्स नेचर इज प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है? ओके, अगर मान लो आप इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, मतलब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे हो, तब क्या बोलोगे? नेचर कैसा होगा? सर more or less inductive. मोर और Sir, लेस sir, sir, इंडक्टिव, more or less capacity. More or less capacity. I'm sorry, I'm sorry. कैपेसिटिव होगा, क्योंकि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है कि एक्सी और एक्सएल सेम है, पता है आपको, है ना? हाँ हाँ तो अब एक्सएल का वैल्यू तो 1 बाई ओमेगा इंटू एल, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल है और एक्सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी है। तो ओमेगा को अगर मैंने घटाया तो फिर 1 बाई ओमेगा सी तो इंक्रीज कर जाएगा, राइट? हाँ राइट, और ओमेगा एल डिक्रीज कर जाएगा, हाँ तो ऑब्वियसली एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो गया ना। इसका मतलब इस रीजन में, इस पूरे रीजन में आपको क्या मिलेगा? एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल मिलेगा, और एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, इसका मतलब फाई जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और फाई अगर पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये निकला कि ओवरऑल नेचर जो है, ओवरऑल नेचर इज कैपेसिटिव बोलेंगे, प्योरली कैपेसिटिव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्योरली कैपेसिटिव होगा तो फाई कितना होगा? पाई बाय 2 होगा ना? हाँ समझ आ रही है आपको? कैपेसिटिव बोलेंगे ओवरऑल, बट ओवरऑल प्योरली कैपेसिटिव नहीं बोलेंगे। प्योरली कैपेसिटिव तब होता है जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। अब ऑब्वियसली इसका उल्टा वाला पार्ट में भी आपको समझ आएगा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है राइट वाला हाफ का, इसमें अगर आप बोलोगे तो ये आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा, एंड इससे आपको पता चल रहा है कि फाई आपकी लेस देन 0 होगी, एंड इससे आपको पता चल रहा है कि ओवरऑल नेचर इज इंडक्टिव। ठीक है ना? अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने ओमेगा नॉट से मेंशन किया था, इट इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द applied alternating EMF at which the current passing through source EMF is found to be in phase with source EMF, is found to be in phase with the source EMF. That is, the nature of circuit becomes purely resistive. So therefore, tan phi
इज इक्वल टू XC माइनस ऑफ XL डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 0 लेनी है आपको, तो XC इक्वल टू XL हो जाएगी, एंड देयरफॉर 1 बाय ओमेगा नॉट इंटू C विल बी ओमेगा नॉट इंटू L, एंड देयरफॉर ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई है 1 बाय रूट अंडर LC हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप एक और चीज का ध्यान रखना, कॉमन सेंस है थोड़ा ये, जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहे हैं, है ना? बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। नहीं सर। तो अगर मैं सपोजिटली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, तो मैं दोनों चीज को मीन कर सकता हूँ, मैं ओमेगा को भी मीन कर सकता हूँ, मैं एफ को भी मीन कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि यूनिट कैसा दे रखा है। अगर मैंने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड है, तो अब रेडियंस पर सेकेंड देख के आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या दे रखा है, उसने ओमेगा दे रखा है। बट अगर मैंने बोला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है मैंने, एफ दे रखा है ना। हाँ समझ आ रही है? तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप ये जो फ्रीक्वेंसी टर्म है ये ओमेगा के लिए भी यूज करते हैं और एफ के लिए भी यूज करते हैं, ये इंटरचेंजेबली यूज्ड है। जस्ट बी केयरफुल ऑफ द यूनिट्स बीइंग यूज्ड। ठीक है। हाँ, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसा केस है। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन होता है। फॉर अ सीरीज RLC circuit, this resonant frequency सर सीरीज आरएलसी मतलब एल और सी तीनों सीरीज में ना? हाँ, for a series RLC circuit this resonant frequency gives minimum impedance and maximum current, but सर आपने जो बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। लिख रहा हूँ ना, सुनो, देखो लिखने का आवाज ज्यादा आएगा, देखो। But this should not be taken as the generalized definition of resonant frequency. सबको क्लियर है यहाँ तक बातें सारी? हाँ पक्का? एक इंटरेस्टिंग चीज है, मान लेते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ जो पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल रहे हैं ये मान लेते हैं आई मैक्स का बाई एन आ रहा है, ठीक है, 1/n टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम करंट था उसका 1/n टाइम्स हो रहा है एट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। दो फ्रीक्वेंसी पे होगा ना, होगा ही नहीं होगा? हाँ तो ये ग्राफ ही देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये ओमेगा का वैल्यू, ये आई नॉट का वैल्यू, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा था। ये आपका मैक्सिमम था, ये ओमेगा नॉट है, ये आपका आई मैक्स था। अब इसका 1/n चाहिए, तो दो फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं ना, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। आ रहे नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ 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 सर। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2? लिख सकते हैं क्या? नहीं 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 लिख सकते ना, क्योंकि ये क्या है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है क्या? Symmetrical नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं है तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। बट एक चीज थोड़ा कॉमन सेंस से भी तो पता चलता है ना, जैसे एक चीज देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत क्लोज टू ओमेगा नॉट, तो ग्राफ का जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे सोचो, ये जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे सिमेट्रिकल है या नहीं है? ऑलमोस्ट। हाँ सर। हाँ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर बहुत क्लोज होते, वो कब होगा? जब n का जो फैक्टर है, जो n आपने कह रखा है, वो वैल्यू क्या होगा, बड़ा या छोटा?
छोटा मतलब 1 के काफी क्लोज होना चाहिए, बट 1 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, है ना? जैसे 0.99, 1 से छोटा तो नहीं हो 0.9, सकता। 1 से बड़ा होना चाहिए थोड़ा। अच्छा नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। 1 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसे 1.01 या 1.02, 1.03 ऐसे वैल्यूज जब लोगे तो फिर उस केस में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 काफी क्लोज आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर। तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, सेम ले सकते हो, मतलब एवरेज ले सकते हो, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एवरेज बेसिकली ओमेगा नॉट हो जाएगा। बट जनरलाइज करके तो नहीं कह सकते, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो रिलेशन एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि जहां पे करंट मैक्सिमम का 1/n टाइम्स हो गया है, तो z का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं क्या, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अगर z की वैल्यू बात करें तो ये आपका n टाइम्स ऑफ r हो चुका है, कैसा लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर। राइट, तो अगर इसको ऐसे लिखे तो ये कितना है, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस ऑफ एक्सएल का होल स्क्वायर, यही है ना? राइट, यस सर। अब दोनों पे वैल्यू सेम ही है तो इक्वेट कर सकते हैं, तो z1 की वैल्यू अगर लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा 1c माइनस ऑफ ओमेगा 1l का स्क्वायर, और z2 का वैल्यू अगर लिखें तो ये आएगा रूट अंडर ऑफ r2 का सॉरी r स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा 2c माइनस ऑफ ओमेगा 2 इंटू l का स्क्वायर, ये होगा। एज z1 इज इक्वल टू z2, तो उन दोनों को इक्वेट करें तो इससे कंडीशन क्या आएगा, आप ये बताइए मुझे, आर स्क्वायर कट जाएगा क्या? हाँ कटेगा, तो कंडीशन क्या रहा है हमारे पास, 1 बाई ओमेगा 1c माइनस ऑफ ओमेगा 1 इंटू एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 2c माइनस ऑफ ओमेगा 2 इंटू एल, यही आ रहा है क्या या कुछ और आ रहा है? सर दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस आएगा, माइनस है ना? प्लस हो सकते हैं, है ना? राइट, अच्छा हाँ अरे बाबा ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एक चीज सोच के देखो, माइनस लेना है या प्लस लेना है, दोनों तो नहीं ले सकते, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, दोनों नहीं ले सकते, सर माइनस लेना है। माइनस लेना है, क्यों? सर ओमेगा 2 तो ओमेगा 1 से बड़ा है। सर माइनस लेना पड़ेगा। तो ओमेगा 2 अगर ओमेगा 1 से बड़ा है तो क्या हुआ? हेलो ओमेगा 2 अगर ओमेगा 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों के पास? सर आप जब हम जब बोलते हैं तब आपके पास हमारे पास नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आ रहा है आ रहा है। आ रहा है यार, कैसे कैसे हो रहा है, कुछ लोगों के पास आ रहा है कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से खुद का माइक म्यूट करेगा तब उसके पास आएगा। ऑनिंदो खुद का आवाज म्यूट करो। क्या है? अच्छा ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपको ये पता है ना, बोलो यार, तुम लोग बोलने नहीं दोगे मुझे, बोलो बोलो बोलो। सर ओमेगा नॉट पे 0 हो रहा है ये फंक्शन, मतलब अगर आर्थोलॉजिस्ट में देखें तो ये फंक्शन ओमेगा नॉट पे 0 होगा, तो लेफ्ट साइड और राइट में अलग साइड। ठीक है, तो फिर तो इसका माइनस लेना मतलब पड़ेगा उसलिए। ठीक है, सही कह रहे हैं कि एक चीज और अगर देखोगे तो ओमेगा 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, मतलब ओमेगा नॉट के लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें याद है आपको एक्सी बड़ा था एक्सेल से, है ना? हाँ और राइट साइड में क्या था, एक्सेल बड़ा था, तो ऑब्वियसली आरएचएस का जो 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 इंटू एल है, ये नेगेटिव टर्म है क्योंकि ओमेगा 2 एल बड़ा है ओमेगा 2 सी से, समझ आ रही है आपको, है ना? हाँ सर। तो ये जो हमें पॉजिटिव रूट को हमें डिस्कार्ड करना है, ठीक है, पॉजिटिव रूट को हम डिस्कार्ड करेंगे यहाँ से, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रूट को लेंगे, समझ आइए आपको? ये नेगेटिव क्यों लिया हमने, ये नेगेटिव क्यों लिया है, सिंस 1 बाई ओमेगा 2 सी इज लेस देन ओमेगा 2 इंटू एल, ठीक है? अब आपके पास कंडीशन क्या रहा है, देखो वापस से जो सी वाला टर्म है उनको एक तरफ रखते हैं और एल वाला टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, तो 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 सॉरी 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 इंटू 1 बाई सी इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2
इंटू एल। क्या यही आ रहा है? देखो एक बार चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये आ रहा है? देखो तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। क्या ये आ रहा है? हाँ ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है। और ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ओमेगा नॉट क्या हो गया? रूट अंडर ओमेगा 1 ओमेगा 2। कोई अच्छा, इसमें कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन है क्या? एक तो अच्छी चीज आपने ये ऑब्जर्व की कि नो कि ये ज्योमेट्रिक मीन आ रही है ना, राइट? बट और कोई अच्छा ऑब्जर्वेशन? और कोई अच्छा ऑब्जर्वेशन? ये n के इंडिपेंडेंट है। देखो सर ये एन पर डिपेंड नहीं करता। n पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप अगर हाफ करें, 1/3 करें, 1/5 करें, 1/8 करें, कुछ भी फैक्टर से मैक्सिमम करंट का 1/nth कर लो, कुछ भी फैक्टर से, तो ये जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा ऑब्वियसली वो चेंज करेगा, बट उनका प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं करेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। एक चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर ओमेगा नॉट के काफी क्लोज हुआ, तब उस केस में एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑलमोस्ट सेम देगा या नहीं? सोच के देखो। अगर वैल्यूज बहुत क्लोज होते हैं तो फिर उस केस में एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आता है या नहीं आता है? हाँ हाँ आता है। हाँ राइट? अगर बड़ा डिफरेंस पे लोगे तो उस केस में अरिथमेटिक मीन अलग आएगा, ज्योमेट्रिक मीन अलग आएगा। बट अगर दो वैल्यूज बहुत क्लोज लोगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बहुत क्लोज हैं, तभी आप कह सकते हो कि ओमेगा नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। बट वो जनरलाइज करके नहीं कह सकते हैं। जनरलाइज करके आप क्या कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट हमेशा रूट अंडर ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो होगा ही होगा। समझ आइए आपको? हाँ ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, so this result is important since यहाँ से this result is independent of n. Result is independent of n. The factor by which the current is reduced with respect to maximum current. ठीक है? ओके, अच्छा इसको एक बार एक और ग्राफ में आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इसको 1 क्या लेते हैं, ओमेगा 1 2 क्या लेते हैं? ओमेगा 1 into omega 1 2 is equal to omega 2 1 into omega 2 2 and that will be equal to omega naught का स्क्वायर। सही है ना? हाँ ठीक है, सबको क्लियर समझ आ रही है? चलो अच्छी बात है।